photosynthesis. So very important topic, photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या सबसे पहले तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है. तो ये एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है. फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है. ये रटी रुटाई डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आपको प्रैक्टिकली समझना है यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़. तो ये एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, थोड़ी देर के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि ये फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों है. ठीक है, ये एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें 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 CO2 व H2O का CO2 व H2O का उपयोग होता है. यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में चलती है. प्रकाश की उपस्थिति में चलती है. क्लोरोफिल प्रकाश को ट्रैप करता है. प्रकाश को ट्रैप करता है ना. ग्लूकोज का निर्माण होता है व ऑक्सीजन एवं H2O, राइट. ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है. ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें CO2 व H2O का उपयोग होता है. मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर होगी. 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, है ना. 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, है ना. साथ ही यहाँ पर ये देखा आपने. तो फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें CO2 व H2O का उपयोग होता है. ये प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में चलती है, राइट. क्लोरोफिल प्रकाश को ट्रैप करता है. ग्लूकोज का यहाँ पर निर्माण होता है. ग्लूकोज का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है. वो O2 की क्या होती है? विमुक्ति होती है. O2 की विमुक्ति होती है. ये सुनो, और वाटर भी बाहर निकलता है. तो ये फोटोसिंथेसिस है. ये तो उसकी डेफिनेशन हुई. ठीक है. अब सबसे पहले 1727 में क्या कहा मैंने? 1727 में स्टीफन हेल्स ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण
के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 व प्रकाश की आवश्यकता होती है। स्टीफन हेल्स को प्रकाश संश्लेषण का खोजकर्ता माना गया, है। ठीक है। प्रेस्टले ने 1772 में यह बताया कि पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं, अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। अशुद्ध वायु को ये क्या करते हैं भाई? शुद्ध करते हैं। अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं, प्रेस्टले ने ये बताया। ठीक है, 1772 में, राइट, किसने बताया? 1772 में इन्होंने बेल जार प्रयोग किया था। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो अशुद्ध वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। इन्होंने बेल जार प्रयोग भी किया था। तो स्टीफन हेल्स, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी है, इन्हें प्रकाश संश्लेषण का खोजकर्ता भी माना गया है। इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 व प्रकाश की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये भी ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए वॉन नील इक्वेशन, प्रकाश संश्लेषण के लिए वॉन नील इक्वेशन क्या है? 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight produces C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ठीक है, ये याद रखना है। ये वॉन नील इक्वेशन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? वॉन नील इक्वेशन है। ठीक है, वॉन नील के अनुसार विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन का सोर्स वाटर है। विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो कौन है? वाटर है। एवं ग्लूकोज C6H12O6 राइट, एवं ग्लूकोज में पाई जाने वाली ऑक्सीजन का सोर्स CO2 है। मतलब बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो ऑक्सीजन विमुक्त हुई है उसका सोर्स तो कौन है? वाटर है। और जो ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका सोर्स कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नाउ वॉन नील
की इक्वेशन को रूबिन हासिद व कामिन ने सपोर्ट दिया, राइट। वॉन नील की इक्वेशन को रूबिन हासिद और कामिन ने सपोर्ट दिया। इन्होंने रेडियो एक्टिव वाटर का प्रयोग किया और पाया कि विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन भी रेडियो एक्टिव थी। इससे सिद्ध होता है कि विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन का सोर्स वाटर है। वॉन नील की इक्वेशन को रूबिन हासिद व कामिन ने सपोर्ट किया। इन्होंने रेडियो एक्टिव वाटर का प्रयोग किया और पाया कि विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन भी रेडियो एक्टिव थी। इससे सिद्ध होता है कि विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन का सोर्स वाटर है। कैसे? ये देखो, ये 6CO2 प्लस 12H2O18 ये रेडियो एक्टिव वाटर है, ध्यान दीजिएगा, राइट। और इन्होंने क्या पाया? यहाँ पर देखो C6H12O6 प्लस 6O218 प्लस 6H2। मतलब आपने क्या देखा कि रिलीज होने वाली, जब आप रेडियो एक्टिव वाटर को यूज़ करते हो तो रिलीज होने वाली ऑक्सीजन भी क्या थी? रेडियो एक्टिव आई। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि वाटर रेडियो एक्टिव था तो रिलीज होने वाली ऑक्सीजन भी रेडियो एक्टिव आई। मतलब कि ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो वाटर है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा कि पहले के वैज्ञानिक सोचते थे। तो ये जो आपके सामने है वॉन नील इक्वेशन, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द वॉन नील इक्वेशन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रोसेस है पूरा, याद रखना, ये जो अपना प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में संरक्षित होती है। मतलब इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी is conserved in form of chemical energy. In photosynthesis, light energy is conserved in form of chemical energy. मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है? संरक्षित हो जाती है। ये भी ध्यान रखना। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। जिसमें जल का ऑक्सीडेशन होता है,
राइट। जल का ऑक्सीडेशन होता है, व जल का तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, व CO2 का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीडेशन होता है, राइट, और CO2 का रिडक्शन होता है। तो जल के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन विमुक्त होती है एवं CO2 के रिडक्शन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। मतलब यूं देखें, समझें ऐसे, ये है 6CO2 plus 12H2 in the presence of chlorophyll and sunlight। क्या है C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, समझिए। इस प्रक्रिया में ये जो वाटर है ना, ये तो CO2 में ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ये तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हुई, और ये लाइट रिएक्शन में होता है। ये किस में होगा, लाइट रिएक्शन के अंदर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर। और जो दूसरी है, ये जो CO2 है ना, ये ग्लूकोज में बदला, अपचयित हुआ, CO2 का अपचयन हुआ तो ग्लूकोज बना। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, CO2 का अपचयन हुआ, और कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज बन गया, ये क्या है, ग्लूकोज। और H2O का ऑक्सीडेशन हुआ लाइट रिएक्शन के द्वारा, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, विमुक्त हो गई। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, भूलना नहीं है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा, अब प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक प्रक्रिया है। एनाबॉलिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव। किसका कंस्ट्रक्शन होगा, किसी का निर्माण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें भोजन का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें भोजन का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे श्वसन की क्रिया आपने पढ़ेंगे तो उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि भोजन टूटता है, यहाँ पर भोजन बनता है, तो एनाबॉलिक। नाउ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एंडरगोनिक है, एंडरगोनिक क्रिया है। एंडरगोनिक का मतलब क्या होता है, नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। एनर्जी बाहर निकल नहीं रही है, श्वसन में तो एनर्जी बाहर विमुक्त होती है, यहाँ पर नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इनपुट चाहिए, यहाँ पर एनर्जी का इनपुट चाहिए सोलर एनर्जी के रूप में, तो एंडरगोनिक प्रक्रिया है। तो ये एक एंडरगोनिक प्रक्रिया है और ये एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है, ठीक है। नाउ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण जो पूरी की पूरी प्रोसेस है,
ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, क्रिया, या मैं यूं कहूँगा कि 90%, ठीक है, 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जलीय पादपों द्वारा होती है, विशेष तौर से जलीय शैवालों द्वारा। ठीक है, 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जलीय पादपों द्वारा होती है, विशेष तौर से जलीय शैवालों के द्वारा। नौ, प्रकाश संश्लेषण सर्वप्रथम जीवाणुओं द्वारा किया गया था। जीवाणुओं द्वारा किया या सर्वप्रथम जीवाणुओं में देखा गया। जीवाणुओं में देखा गया, लेकिन वास्तविक यानी कि ट्रू, लेकिन वास्तविक प्रकाश संश्लेषण सर्वप्रथम जीवाणुओं में देखा गया, लेकिन वास्तविक व ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब जिसमें ऑक्सीजन विमुक्त होती है। ऑक्सीजनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन विमुक्त होती है। लेकिन वास्तविक व ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण सर्वप्रथम जीवाणु में देखा गया, लेकिन वास्तविक व ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया में देखा गया। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में देखा गया सर्वप्रथम। अब आ जाते हैं, याद रखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णकों की आवश्यकता पड़ती है। वर्णकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स एक्सेट्रा। प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स एक्सेट्रा। इनमें से क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो क्लोरोफिल है उसका संश्लेषण कैसे होता है वो देखें। क्लोरोफिल का संश्लेषण कैसे होता है? तो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ये दोनों फ्यूज करते हैं। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन अमीनो एसिड फ्यूज करते हैं, और जानते हो क्या बनता है?
प्रोटोक्लोरोफिलिड बनता है, प्रोटोक्लोरोफिलिड बनता है। प्रोटोक्लोरोफिलिड सून कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिलिड में, और क्लोरोफिलिड से फिर क्या बन जाता है, क्लोरोफिल। इस प्रकार से क्लोरोफिल का संश्लेषण होता है। तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए कि क्लोरोफिल का संश्लेषण कैसे होता है। तो क्लोरोफिल का संश्लेषण सक्सेनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटोक्लोरोफिलिड बनता है। प्रोटोक्लोरोफिलिड से क्लोरोफिलिड बनता है और फिर क्या बन जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये तो पहले क्लोरोफिल का संश्लेषण क्लियर कर लो। फिर क्लोरोफिल कार्बनिक विलायकों में घुलनशील रहता है, विलायकों में घुलता है, पानी में नहीं घुलता। कार्बनिक विलायकों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये घुलता है। क्लोरोफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलता है। ठीक है, दूसरा कार्बनिक विलायकों में ये घुलता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को क्या करता है, ये ट्रैप करता है। दूसरा ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की संरचना को यदि देखें, क्लोरोफिल की संरचना, तो इसके अंदर दो भाग होते हैं, हेड और टेल। इसकी साइज 15 एंगस्ट्रोम इंटू 15 एंगस्ट्रोम होती है और टेल 20 एंगस्ट्रोम होता है। ठीक है, हेड जो होता है, हेड वाला भाग, हेड वो हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही है। राइट, इसको पोरफायरिन हेड कहते हैं, पोरफायरिन हेड, है ना। पोरफायरिन हेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 पायरोल रिंग होती है, 4 पायरोल रिंग होती है हेड के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है। 4 पायरोल रिंग को हम क्या कहते हैं, टेट्रा पायरोल रिंग, और चारों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, पोरफायरिन रिंग कह देते हैं। ठीक है, इस रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। सेंटर में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ऐसे। तो ये 4 रिंग्स है, पायरोल रिंग्स, है ना। ये हेड है, ये पूरा हेड है। तो ये क्या है, ये पोरफायरिन रिंग है। ये क्या है, पायरोल रिंग। पायरोल रिंग कितनी है, 4 है टोटल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो दूसरा जो है ना, दैट इज टेल, तो उसको हम फाइटोल टेल कहते हैं, फाइटोल टेल कहते हैं। और फाइटोल टेल जो है, फाइटोल पूंछ जिसको कि कहते हैं, ये हमेशा याद रखना कि ये कैसी होती है। तो इट इज़ ऑलवेज हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक होती है, जल विरागी, जल से ये दूर रहती है ना। तो ये क्लोरोफिल की संरचना के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्लोरोफिल की संरचना में हेड और क्या होती है, फाइटोल टेल होती है।
नेक्स्ट, नाउ क्लोरोफिल 8 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स है ना, क्लोरोफिल 8 टाइप्स के होते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं? वैसे तो 8 टाइप्स के होते हैं, बट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल ए के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए के अंदर सेकंड पायरोल रिंग के, सेकंड 4 पायरोल रिंग होती है ना हेड में, तो सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पर CH3 ग्रुप पाया जाता है। किसकी बात हो रही है? क्लोरोफिल ए की। और क्लोरोफिल बी में क्या है? थोड़ा सा फर्क है। सेकंड पायरोल रिंग है ना, सेकंड पायरोल रिंग, यहाँ पर भी सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए और बी में बेसिक डिफरेंस है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अच्छा, एक नोट डालना चाहूँगा, यहाँ पर एक नोट डाल देते हैं, यहाँ पर एक नोट डाल देते हैं कि क्लोरोफिल ए व कैरोटीन्स, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन्स कैसे हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए व कैरोटीन्स कैसे हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट्स है, दे आर यूनिवर्सल पिगमेंट्स। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की जब बात चल रही है, फोटोसिंथेसिस की जब हम लोग बात करते हैं, तो याद रखना कि फोटोसिंथेसिस के अंदर अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशकीय अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशकीय अभिक्रिया और ये प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशकीय अभिक्रिया। ठीक है, ये 2 अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये कैसे मालूम पड़ा कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये 2 अभिक्रियाएं होती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने इन दोनों के अंदर विभेद करेंगे, है ना, दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। एक तरफ लिखते हैं अपने लाइट रिएक्शन, और एक तरफ लिखते हैं अपने डार्क रिएक्शन। दोनों में क्या फर्क है ये अपने को आना चाहिए, है ना। दोनों में फर्क क्या है वो देखो। लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन पहली बात तो इसको क्या कहते हैं? हिल्स रिएक्शन कहते हैं, हिल्स रिएक्शन कहते हैं, साइंटिस्ट का नेम है। हिल्स अभिक्रिया कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं। पहली चीज है ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसमें और क्या है? यह फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना। फोटोकेमिकल मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया।
ये कैसी बायोकेमिकल रिएक्शन है? यह जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इट अकर्स इन ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में चलती है। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। राइट? अच्छा, यहां पर इस अभिक्रिया में एटीपी व NADPH2 का संश्लेषण होता है। यहां पर इस अभिक्रिया में ATP व NADPH2 का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अंतर है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर। अब ये तो आज हम लोग जानते हैं कि भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लेकिन पहले के लोगों को ये मालूम नहीं था। तो इसीलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, सिद्ध करो। क्या लिखूं क्वेश्चन? सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। 2 चरणों में संपन्न होती है। सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, यानी कि प्रकाश की अभिक्रिया और अप्रकाश की अभिक्रिया। तो इसको सिद्ध करने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए अपने 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे आंतरायिक प्रकाश प्रयोग। आंतरायिक प्रकाश प्रयोग है ना। इससे सिद्ध होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 चरण होते हैं। इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट। ये आंतरायिक प्रकाश प्रयोग क्या है? इस प्रयोग के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की दर आंतरायिक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण दर आंतरिक प्रकाश में सतत प्रकाश की तुलना में ज्यादा होती है। ये आंतरिक प्रकाश क्या होता है मालूम है? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क फेज। एकांतर क्रम में दिया गया लाइट व डार्क फेज।
मतलब इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने दिया था? वारबर्ग ने दिया था। इस प्रयोग के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की दर आंतरिक प्रकाश में सतत प्रकाश की तुलना में ज़्यादा होती है। सतत मतलब कंटिन्यूअस लाइट की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा। क्यों? कारण क्या है? तो वो कारण देखो, कारण भी दिया गया था इसका। सतत प्रकाश याद रखना कि कंटिन्यूअस प्रकाश की बात हो रही है ना? तो हमेशा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से फास्ट होता है। इसलिए ATP व NADPH2 सतत प्रकाश में इकट्ठा हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से फास्ट होता है। इसलिए ATP और NADPH2 सतत प्रकाश में इकट्ठा हो जाते हैं एवं उनका उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए सतत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर कम आती है। समझ में आया? लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से फास्ट होता है, समझना। इसलिए ATP व NADPH2 सतत प्रकाश में इकट्ठा हो जाते हैं एवं उनका उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए सतत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या आती है? कम आती है। अब दूसरा क्या है? दूसरा आंतरिक प्रकाश का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क फेज। तो आंतरिक प्रकाश में ATP व NADPH2 इकट्ठा नहीं होते एवं इनका उपयोग पूरी क्षमता से हो जाता है। इसलिए आंतरिक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सतत प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। आंतरिक प्रकाश यानी कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क फेज, अंतराल में दिया गया प्रकाश में ATP व NADPH2 इकट्ठा नहीं होते एवं इनका उपयोग पूरी क्षमता से हो जाता है। इसलिए आंतरिक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सतत प्रकाश की तुलना में अधिक होती है, जबकि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से फास्ट होता है। इसलिए ATP व NADPH2 सतत प्रकाश में इकट्ठा हो जाते हैं एवं उनका उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए सतत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या आती है? कम आती है। तो इससे सिद्ध होता है, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि दो रिएक्शंस हुए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, है ना। अरे इससे प्रूव हो गया ना कि भाई दो, एक लाइट और एक डार्क रिएक्शन। तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? इस प्रयोग से यह सिद्ध
होता है कि प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में संपन्न होता है, दैट इज लाइट एंड डार्क। ठीक है। दूसरा जो प्रयोग है, अब जो दूसरी चीज आ रही है वो क्या है, दैट इज दूसरा जो प्रयोग है ना, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रयोग। टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रयोग, ताप गुणांक Q10 प्रयोग, है ना। ये Q10 प्रयोग किसने, वॉन हॉफ ने बताया, ठीक है ना। Q10 प्रयोग क्या होता है, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान को बढ़ाने पर क्रिया की दर दुगनी हो जाती, ये Q10 वैल्यू कहती है। ठीक है। प्रकाश की अभिक्रिया के लिए Q10 का मान 1 होता है, अर्थात यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है, तापमान पर नहीं। और अप्रकाशकीय अभिक्रिया के लिए Q10 का मान 2 या 3 होता है। क्या होता है, 2 या 3 होता है। अर्थात यह अभिक्रिया तापमान पर निर्भर करती है, वह प्रकाश से स्वतंत्र रहती है। प्रकाश से क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है, प्रकाश से स्वतंत्र रहती है। क्लियर। तो जैसे एक रिएक्शन लेता हूँ A to B और B to C, तो यहाँ पर Q10 का मान लीजिए मैंने रखा 1 और ये Q10 का मान जो है वो यहाँ पर रखा 2 या 3। तो ये जो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो कौन सा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये जो पहली रिएक्शन है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और ये कौन सी है, बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन समझते हो, बायोकेमिकल को क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया, और फोटोकेमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये तो हो गई बेटा लाइट रिएक्शन, ये तो हो गया लाइट रिएक्शन, और ये क्या हो गया, डार्क रिएक्शन। तो ये जो Q10 था ना, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके द्वारा भी ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि भाई फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप्स में पूरा होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इज इट क्लियर नॉट। नाउ अब क्या होता है, नेक्स्ट आ जाते हैं, और अब आ जाते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 वर्णक तंत्र, पिगमेंट सिस्टम
दो वर्णक तंत्र काम आते हैं। एक का नाम है PS1 700 और दूसरे का नाम है PS2 680। नाउ PS1 700 680 nm से अधिक तरंग धैर्य के प्रकाश पर काम करता है, प्रकाश पर काम करता है। और PS2 680 nm से कम तरंग धैर्य के प्रकाश पर कार्य करता है। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो वर्णक तंत्र काम आते हैं। इसको सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो वर्णक तंत्र काम आते हैं। तो इसको सिद्ध करूंगा मैं दो प्रयोगों के द्वारा, एक तो रेड ड्रॉप और दूसरा इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट, यानी कि इमर्सन संवृद्धि प्रभाव और लाल पतन और इमर्सन संवृद्धि प्रभाव से मैं सिद्ध कर दूंगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो वर्णक तंत्र काम आते हैं। सबसे पहला रेड ड्रॉप, लाल पतन का मतलब क्या होता है? जब किसी पादप को 680 nm से अधिक तरंग धैर्य का प्रकाश दिया जाता है तो उसकी क्वांटम लब्धि ऑब्लिक प्रकाश संश्लेषण की दर या तो उसकी क्वांटम लब्धि में गिरावट आती है। मतलब उसकी प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आती? कमी आती है। जब किसी पादप को 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाए तो उसकी क्वांटम लब्धि में क्या आती है? गिरावट आती है। क्योंकि यह गिरावट लाल क्षेत्र में, क्योंकि ये लाल क्षेत्र ही तो है, लाल क्षेत्र में हुई है, इसलिए इसे लाल पतन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाल पतन कहते हैं। और दूसरा एक और है इमर्सन संवृद्धि प्रभाव, इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट, इमर्सन संवृद्धि प्रभाव। ये कहता है कि यदि पादप को 680 nm से अधिक
तरंग दैर्घ्य के प्रकाश देने के, यदि पादप को 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश देने के तुरंत बाद 680 nm से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दे दिया जाए, मतलब मिश्रित प्रकाश हो गया। ये तो मिश्रित प्रकाश 680 nm से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दे दिया जाए तो दोनों तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश को साथ में देने पर क्वांटम लब्धि बढ़ जाती है। मतलब यदि पादप को 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश देने के तुरंत बाद यदि 680 nm से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दे दिया जाए, यानी कि मिश्रित प्रकाश दिया जाए, तो दोनों तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश को साथ में देने पर क्वांटम लब्धि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कैसे? मतलब वो ये कह रहा है कि आपने 680 nm का से ज़्यादा का प्रकाश दिया तो केवल क्या होता है, इसमें चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया होगी। फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया होगी, है ना। इसमें PS1700 वर्णक तंत्र काम आता है। समझो, 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को, केवल 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया है तो केवल चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया होगी, और उसमें केवल PS1700 वर्णक तंत्र काम आएगा। और यदि आपने 680 nm से अधिक प्रकाश प्लस 680 nm से कम प्रकाश दिया, मतलब आपने यदि मिश्रित प्रकाश दिया तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो लाइट रिएक्शन होगी उसमें चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया दोनों चलेगी। अर्थात यहाँ वर्णक तंत्र PS2680 जो कि ये वाला 680 nm से कम पे कार्य करेगा, PS2680 व वर्णक तंत्र PS1700 दोनों काम आते हैं। आप समझ पा रहे हो? हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे? हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो वर्णक तंत्र काम आते हैं, PS1700 जो कि 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य पे काम करता है, और PS2680 680 nm से कम तरंग दैर्घ्य पे काम करता है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि दो प्रकार के वर्णक तंत्र काम करते हैं? तो उसके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो वर्णक तंत्र काम आते हैं, इसको समझने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इमर्सन ड्रॉप, रेड ड्रॉप और इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, किसी चीज़ का कम होना, प्रकाश संश्लेषण का कम होना, और इमर्सन इन्हेंसमेंट का, समृद्धि का मतलब होता है वापस से बढ़ जाना। तो रेड ड्रॉप में क्या होता है, जब किसी पादप को 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जा रहा है तो उसकी क्वांटम लब्धि में प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ रही है। क्योंकि ये गिरावट लाल क्षेत्र में हुई तो हमने लाल पतन कह दिया।
लेकिन इमर्सन और उसके साथियों ने बताया, उन्होंने संवृद्धि प्रभाव दिया कि यदि पादप को 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य देने के तुरंत बाद यदि 680 nm से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दे दिया जाए तो दोनों तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश को साथ में देने पर क्वांटम लब्धि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने केवल जब 680 nm दिया तो प्रकाश की अभिक्रिया में केवल चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया चलेगी और उसमें वर्णक तंत्र PS1700 ही काम आएगा, क्योंकि ये 680 nm से ज़्यादा पे काम करता है। लेकिन जब आपने 680 nm से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश देने के तुरंत बाद 680 nm से कम प्रकाश दिया तो चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया दोनों चलेगी। क्यों? क्योंकि 680 nm से कम पर तो कौन सा तंत्र काम करेगा, ये वाला, और 680 nm से अधिक के ऊपर ये वाला तंत्र क्या करेगा, काम करेगा। तो दोनों अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि आज की क्लास में ये दो चीज़ें भी क्लियर हुई कि एक तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो अभिक्रियाएं होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, और साथ के साथ ये भी क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होता है, उसके अंदर दो प्रकार के वर्णक तंत्र काम आते हैं, वर्णक तंत्र प्रथम और वर्णक तंत्र द्वितीय, राइट। PS1700 और PS2680 ये दोनों वर्णक तंत्र काम आते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर तो मैंने यहाँ तक पढ़ाया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे लाइट रिएक्शन के ऊपर। मतलब अब फुल स्विंग के अंदर, आज पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो चुका है, अब फुल स्विंग के अंदर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलेगा। प्रकाश की अभिक्रिया क्या होती है, अप्रकाश की अभिक्रिया क्या होती है, ये अगले टर्न से हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।